नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे सिवान। नड्डा ने ओम प्रकाश यादव के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। संबोधन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री और कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। शाहदेव ने जेएमएम पर साधा निशाना। अवैध खनन के मुद्दे पर प्रतुल ने सरकार पर लगाए कई आरोप। बिहार चुनाव में प्रचार करने औरंगाबाद पहुंचे अमीषा पटेल। अमीषा का ऑडियो तेजी से हुआ वायरल। अमीषा पटेल ने एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्र पर लगाया कई आरोप। और सहरसा में बेखौफ दिखे अपराधी। अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लगातार अपने अपने पार्टियों के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क सभा और रोड शो कर वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने सदर विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों को बताते हुए ओम प्रकाश यादव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान मंच पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जिला अध्यक्ष संजय पांडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ दुमका से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन की साझेदारी वाली फर्म ग्रेड माइनिंग पर अवैध खनन के मुद्दे पर 14.5 करोड़ का फाइन लगाया गया था। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये फाइन अवैध खनन कर ज्यादा मूल्य के चलान बेचने की बात को आधार मानकर लगाया गया था। प्रतुल ने बताया कि तत्कालीन खान आयुक्त के आदेश पर तत्कालीन उपायुक्त ने पूरे मामले की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद ये फाइन लगाया गया था। ये मामला पाकुड़ जिला अंतर्गत पकुड़िया अंचल के गोलपुर मौजूदा के प्लॉट नंबर 566 में दिए गए लीज के संबंधित है। वहीं बीजेपी चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने भी बसंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पूरा राज्य त्रस्त था। उस वक्त उन्होंने 1 करोड़ 53 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। जिन कंपनियों से उन्होंने लोन लिया, उन कंपनियों के ओनर कौन है, ये भी जवाब बसंत सोरेन के पास नहीं है। एग्रीमेंट हुआ था जिसमें राज्य सरकार भी पार्टी थी, और अब इस मुद्दे पर अगर राज्य सरकार राजनीति कर रही है तो वो शोभा नहीं देता है। जिस समय हेमंत सोरेन जी ने सत्ता छोड़ी थी 2014 में, उस समय उन्होंने भी हमारे ऊपर हजारों करोड़ रुपए का बोझ रखा था डीवीसी के भुगतान के मद पे, लेकिन हम लोगों ने बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए डीवीसी को कंटिन्यूअसली भुगतान किया। अब ये कोयले के अगर ड्यूज की बात कर रहे हैं कि कोल मंत्रालय में इनका काफी ड्यूज है, और वो रॉयल्टी की बात करें या जमीन की बात करें, तो मुझे लगता है इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस कालखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में लगभग 50 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा था, और अगर ड्यूज हैं तो क्या ये कांग्रेस के शासनकाल के समय के ड्यूज हैं। और दूसरी बड़ी बात कि माननीय शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री रहे थे, तो उन्होंने इन ड्यूज को लाने के लिए उस समय क्या कदम उठाए थे, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। हम अपना देखिए, सरकार बैठे नहीं रहेगी अपने लिए, हम उपाय करेंगे। अब कर रहे हैं, जो अभी नहीं बताएंगे। हम कर रहे हैं, हमारा काम चलेगा, लेकिन हमको तकलीफ है, दुख है हमको कि एक तो भारत सरकार हमारा पैसा नहीं देती है। हमारा जो बकाया राशि है भारत सरकार के पास, भारत सरकार नहीं दे रही है। जीएसटी कहीं पैसा नहीं दे रही है जो देना चाहिए, वादा खिलाफी हो रहे है एक तरह से। फिर हमारा बनता है कोयला का, कोल इंडिया से हमारा पैसा बनता है हजारों करोड़ की संख्या में, थोड़ा बड़ा नहीं है, हजारों। मैं कहूं अगर पूरा बकाया भारत सरकार की तरफ से आ जाए हमको, तो कम से कम 1.5 वर्ष का बजट तो बन जाए। 2 वर्ष नहीं तो 1.5 वर्ष का बजट बन जाएगा हमारा।
इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। जी नमस्कार। जी प्रतुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में ये खबर सामने आई है, तो आखिर चुनाव के दौरान ही ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? जो छापेमारी की जाती है चुनाव के दौरान ही क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, आपका ऑडियो क्लियर नहीं था उस समय, जिस समय वो शायद आपके यहाँ वीडियो चल रहा था, तो मुझे टॉपिक के बारे में बताने का कष्ट करेंगे। जी प्रतुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बसंत सोरेन की साझेदारी वाली फार्म ग्रैंड माइनिंग का क्या पूरा मामला है? जी देखिए जी, ऐसा है ना कि बसंत सोरेन जी ने पाकुड़ जिले में, जो झारखंड में है, उसके पाकुड़िया प्रखंड में एक प्लॉट नंबर 566 पे लीज कराया था माइनिंग के लिए, और लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व उनके ऊपर करीब 14 करोड़ रुपए का एक नोटिस उनको गया विभाग की ओर से, खनन विभाग की ओर से, कि आपने जो आपको लीज दी गई है उससे ज्यादा का माइनिंग आपने कर दिया, और जो चालान है आपने वो ज्यादा वैल्यू का आपने किया। और ये पूरा खनन सचिव तत्कालीन जो थे, उन्होंने उपायुक्त जो पाकुड़ थे उनसे जांच रिपोर्ट मंगाने के आधार पर ये उनको नोटिस दिया। उसके बाद इस मामले के बारे में हमने कुछ नहीं सुना। तो आज हमने बसंत सोरेन जी से जानना चाहा कि आप कृपया बताएं कि क्या आपने फाइन की राशि जो 14 करोड़ रुपए की लगी है, क्या आपने वो जमा कर दिया, या फिर इस मामले पर अगर आपको हाईकोर्ट गए या किसी न्यायालय गए तो फिर न्यायालय का क्या आदेश आया, और क्या जो न्यायालय का आदेश आया उसका अनुपालन हुआ। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, श्रीमती सीता सोरेन जी जो सीनियर विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि 700 इलीगल क्रशर और माइन्स ऑपरेट होते हैं दुमका में। प्रतुल जी, जैसा आपने बताया कि 14 करोड़ का फाइन लगाया गया है, तो कितना फाइन अभी तक चुकाया जा चुका है और इसकी क्या स्थिति अभी तक है? देखिए, यही बसंत जी से हमने जानना चाहा कि ये जो 14 करोड़ के फाइन के मुद्दे पर आपकी वर्तमान अद्यतन स्थिति है क्या, ये उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार आ गई है। हमने उससे जानना चाहा कि क्या उन्होंने फाइन जमा कर दिया या वो कोर्ट गए, और अगर कोर्ट गए तो कोर्ट का क्या आदेश आया, उस कॉपी को सार्वजनिक करें, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़ रहा है। और कोर्ट का अगर कोई आदेश है तो क्या उस आदेश का अनुपालन हुआ, या फिर चूंकि उनके भाई की सरकार है तो पूरे मैटर को दबा दिया गया। ये हमने उनसे ही पूछा आज प्रश्न जी प्रतुल जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश सह संयोजक सुधीर श्रीवास्तव द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन के समय बसंत सोरेन पर जो 1 करोड़ 53 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया था, आखिर वो इन्वेस्टमेंट जो किया गया वो कहाँ किया गया था? देखिए, वो इस इन्वेस्टमेंट में वो एक आध फ्लैट या बंगलो खरीदने का दिखा रहे हैं, 50-55 लाख रुपए की एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्होंने जो कंपनियों से लोन दिखाया है, उसमें एक कंपनी ये भी है ग्रैंड माइनिंग, जिसके ऊपर उस समय फाइन लगने की सूचना थी। अब जिस कंपनी के ऊपर फाइन लग रहा है, अगर वो फाइन जमा नहीं कर रही है, न्यायालय गए थे तो न्यायालय का जो भी आदेश है उसका वो अनुपालन नहीं कर रही है, लेकिन अपने एक पार्टनर को लोन दे रही है फ्लैट और बंगला खरीदने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता लाल बाबू राय, राजनीतिक दल का नाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, निर्वाचन का नाम 29 रुन्नी सैदपुर विधानसभा बिहार आम निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र का नाम 29 रुन्नी सैदपुर। मैं लाल बाबू राय उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्वर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने समस्तीपुर पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रत्याशी का नाम ही गलत ले लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी का नाम ही भूल गए और गलत नाम ले लिया, जिसके बाद उन्हें प्रत्याशी का सही नाम बताया गया और जिसके बाद उन्होंने उम्मीदवार अजय कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं विभूतिपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार अजय कुमार मैदान में हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई के मुद्दे पर काम किया जाएगा। आगे उन्होंने बेरोजगारी पर भी नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि 15 सालों में किसी को नौकरी नहीं दी गई है। महागठबंधन बनाए कहाँ चले गए, कभी ने कभी ने, हमको इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलेगा 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। ना गरीबी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना कारखाना लगा पाए, ना गरीबी हटा पाए, न शिक्षा को तो चौपट कर दिया इन्होंने। अस्पताल में तो बदहाल है, अस्पताल पूरा सिस्टम बदहाल है। तो जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला, 15 साल कोई काम नहीं किया, वो आगे भी 5 साल काम करने। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और बेलसंड में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग का हुजूम मौजूद रहा। वहीं संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने मौका मिलने पर जनता के हित में काम करने से लेकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए मेरे बारे में बोलकर खूब प्रचार कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से उनको कोई शिकायत नहीं है, बस वो अपना काम करने पर विश्वास रखते हैं। कि फिर से एनडीए की सरकार बने तो क्या उम्मीद करें? सुनीता जी को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीत को के लिए आश्वस्त कर दिया, तो हम इनको जीत का माला समर्पित कर दे। आप हाथ उठा के बताइए, माला समर्पित कर दे। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला इनको दे दिया। अब तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा और पहले जितना वोट से विजयी बनाए उससे भी ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान 3 तारीख को होने हैं। इसी बीच विभूतिपुर से निर्दलीय उम्मीदवार प्रोफेसर नवीन कुमार अपने समर्थकों के साथ हर घर के दरवाजे को खटखटाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ हूं। मौके पर नवीन कुमार लोगों से धन बल और बाहुबली से दूर रहकर विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम जीतकर आते हैं तो सबसे पहले विभूतिपुर प्रखंड में सरकारी कार्यालयों में जारी लूट, खसोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि यहां के वर्तमान विधायक से जनता ऊब चुकी है और पूरे क्षेत्र में बदलाव की हवा बह रही है। हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार मैं निर्दलीय ग्रुप में ही शुरू से ही प्रोजेक्ट किया हूँ तो, और बहुत सारी पार्टी से मैं टिकट इसलिए नहीं लिया कि एक्सेप्टेंस लेवल निर्दलीय में ज़्यादा होगा। और जिस हिसाब से हम 2 महीना हम लोग कर रहे हैं, पहले जागरूकता अभियान चला रहे थे कि लोकतंत्र को मजबूत करें और वोट इस तरह से दें कि जो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और योग्य उम्मीदवार का चयन हो और अयोग्य जो है वोट की चोट से अयोग्य लोग बाहर हो जाए। तो अभी धनबल का जिस तरह से हिसाब इस्तेमाल हो रहा है
और एक पहले बाहुबली का वर्चस्व था इसमें हमारे लोकतंत्र में। आज धनबल का हो रहा है, उसका भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो चुनाव है पूरा बिहार में बदलाव के लिए चुनाव, और लोग जो है बदलाव के मूड में है और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारियां बिहार चुनाव के दौरान ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार में शराबबंदी को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन ने बॉर्डर इलाके से शराब की आपूर्ति पर पाबंदी लगाने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। बता दें कि हजारीबाग उत्पाद विभाग की ओर से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिससे किसी भी सूरत में शराब के खेप झारखंड राज्य के बॉर्डर से बिहार राज्य में पार न हो सके। वर्तमान में बिहार में चुनाव का दौर है, ऐसे में पड़ोसी राज्य से शराब के अवैध कारोबार जोर शोर से होता है। साथ ही उग्रवादियों भी गतिविधियां भी तेज हो जाती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के निगरानी में काबिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिससे उग्रवादी बाहर निकलने की हिम्मत ही न करे और बिहार की ओर रुख करने से पहले 100 बार सोचे। बता दें कि हजारीबाग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से विशेष असर दिख रहा है। इतना ही नहीं, हजारीबाग उत्पाद विभाग की ओर से लगातार 3 दिनों तक सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को भी बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही बता दें कि हजारीबाग प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय निर्देश एवं निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में विभाग के द्वारा नोडल पदाधिकारी भी मनोनीत किया गया है, जो उपायुक्त उत्पाद हजारीबाग नोडल पदाधिकारी हैं, और सीमावर्ती बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापामारी की जा रही है। और छापामारी हेतु 2 विशेष टीम का गठन किया गया है। दोनों टीम लगातार छापामारी कर रही है और विशेष सतर्कता चलाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता नवीन कुमार, राजनीतिक दल का नाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता विधानसभा। मैं नवीन कुमार उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरण की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, बिहार चुनाव में प्रचार करने औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में आई अमीषा पटेल आज पूरे बिहार में चर्चा की विषय बनी हुई है। उनका एक ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें अमीषा पटेल ने एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां मेरा दुर्व्यवहार हो सकता था। बता दें कि औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में आखिरी दिन एलजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्र के लिए प्रचार करने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पहुंची हुई थी। 26 अक्टूबर को अमीषा पटेल ने औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा से एलजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्र के समर्थन में प्रचार प्रसार किया था। इसी बीच अमीषा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्र को 1 नंबर के झूठे ब्लैकमेलर और गंदा इंसान कहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र, प्रत्याशी लोजपा ओबरा विधानसभा क्षेत्र। आपका अपार जन समर्थन से सभी विरोधी घबरा गए हैं। तरह तरह के प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। रात में छद्म नाम से निवेदक, फलाना समिति, नवयदक, ये ऐसे करके
मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी किसी के द्वारा कि ये दबंग है, भू माफिया है, जबकि इसका कोई कहीं से कुछ भी नहीं लेना देना, कोई प्रमाण नहीं। नमस्कार, मैं अमीषा पटेल। ओबरा विधानसभा की महान जनता से मेरा अपील, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के छोटे भाई सुजीत कुमार उर्फ चुन्नू यादव जी के क्रम संख्या 8 कैंची पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद जरूर। थैंक यू। नमस्कार, मैं और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीनानाथ हमारे साथ मौजूद है। दीनानाथ, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वीडियो अमीषा पटेल द्वारा वायरल किया गया है, उसमें कहा गया है, उन्होंने आरोप लगाया है, तो आखिर इस बात का खुलासा उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? चुनाव के पास आने पर ही उन्होंने इस बात का खुलासा क्यों किया है? बता देना चाहूंगा पूजा की से 26 तारीख को औरंगाबाद में जो 28 को चुनाव बिहार विधानसभा का होना था, जिसमें 26 तारीख को अमीषा पटेल जो थी से ओबरा विधानसभा में प्रकाश चंद्रा को, जो लोजपा के हैं उम्मीदवार हैं, लोजपा पार्टी का उम्मीदवार है, उनके लिए रोड शो की थी। ये रोड शो लगातार तब ये उजागर हुआ, मामला तब उजागर हुआ कि जब यहाँ से अमीषा पटेल निकल गई और जाकर एक बम्बई में जाकर एक बयान उन्होंने अपना दिया, और देने के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ, जो लगातार ऑडियो वायरल हर जगह हर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर के पूरी तरह से एक सनसनी सी फैल गई थी। औरंगाबाद के पूरे बिहार में इस सनसनी फैली हुई है, जिसको लेकर के हर चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ तक कि जिस उम्मीदवार को इन्होंने अपना रोड शो किया था, आज इस वायरल वीडियो के चलते पूरी तरह से उनकी प्रतीक्षा उड़ गई है। उनकी जो स्थिति थी बद से बदतर हो गई है। इस स्थिति को लेकर के यह चर्चा का विषय बना हुआ था, और वहां जाने के बाद खास करके यह खुलासा होता है कहीं न कहीं पैसे के लेन देन की मामला थी। जी पूजा जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा दीनानाथ की 24 अक्टूबर को दोनों ने साथ में रोड शो किया था, फिर बाद में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई चुनावी रणनीति हो सकती है? क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? पूजा में एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं कि जो अमीषा पटेल जिन्होंने ये आरोप लगाया है, कहीं न कहीं इसमें पैसे की लेन देन की गड़बड़ी हुई है, और पैसे की लेन देन की गड़बड़ी से ही ये आरोप लगा है। यहाँ तक तो उसने तो एक अभद्र भी आरोप लगाया है। उसने यह भी कहा है कि अगर हम यहाँ से नहीं जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, जो मैं कह नहीं सकती हूँ। बहुत सारी बात उन्होंने आरोप लगाया है प्रकाश चंद्रा के ऊपर, लेकिन एक वीडियो उसने फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उसने साफ शब्दों में कहा है कि प्रकाश चंद्रा से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये सारे बिंदुओं पर जब चर्चा बनती है तो कहीं न कहीं वो पैसे की मामला खुलकर सामने आती है। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीनानाथ जी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश यादव को नॉमिनेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वो जेल में है, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है, जिसके बाद उनका परिवार जनता से वोट मांग रहा है। और खास बात यह है कि उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। बताते चले कि अखिलेश यादव पर सिविल सर्जन और पीएचसी प्रभारी के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर एसपी थाने में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं मामले पर एक कार्यकर्ता ने बताया कि पीएचसी के बच्चों को एक्सपायरी दवा दी जा रही थी। मौके से लाखों की एक्सपायरी दवा बरामद की गई है, लेकिन आज तक किसी भी सरकारी कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। औराई प्रखंड में प्राप्त व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन 2 वर्ष पूर्व से शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे सुधार के संकेत मिले थे। कुछ दिन पहले दवा में यहाँ जो एक्सपायरी दवा का मामला हुआ, यहाँ के हॉस्पिटल के पदाधिकारी आम जनता को एक्सपायरी दवा दे रहे थे। गांव-गांव में भयानक मौतें हो रही थी। अचानक एक दिन एक गार्जियन हॉस्पिटल की दवा लेकर के लोगों को दिखलाया तो पता चला कि ये सारी दवा एक्सपायरी है। इस पर आंदोलन तेज हुआ। अखिलेश कुमार के नेतृत्व में हॉस्पिटल का घेराव किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया।
सहरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां एक युवक की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृत युवक का नाम मिक्की चौबे बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस हत्याकांड को अंजाम बाइक सवार अपराधियों ने दिया। घटना सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के RM कॉलेज कैंपस की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पतरातू स्थित NTPC टाउनशिप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि टाउनशिप में चल रहे काम के दौरान एक पोपलेन गाड़ी लॉरी में चढ़ने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पोपलेन ऑपरेटर के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए उसे NTPC हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया गया है। जमशेदपुर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़कों के किनारे रात में लोग सोते हुए दिखाई देते हैं। मुख्य सड़क से रोजाना हजारों बड़े छोटे वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कभी भी इस रास्ते पर हादसा होने की संभावना बनी रहती है। 2 साल पहले ऐसे ही रास्ते पर सोने के दौरान एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद भी लोगों ने अब तक सबक नहीं लिया है। प्रशासन द्वारा भी कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। वहां मौजूद लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि रास्तों पर सोना उनकी मजबूरी है, उनके पास घर नहीं है। ऐसे में और कहां जा सकते हैं? प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा कितना दिन से यहाँ सो रहे हैं आप लोग? 2 महीना। अच्छा ठीक है, गाड़ी आ जा रहा है तो फिर फॉर्म है, इसमें एक्सीडेंट होता है। कोई आदमी मान लो जैसे रोड में सो रहा है तो कभी भी हो सकता है, कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कभी हो जाए, इसमें आदमी जान जा सकता है। इसमें गरीब आदमी कहाँ जाएगा? चितरपुर रहमत नगर पहाड़ी मोहल्ला में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर गरीबी बच्चों के बीच फल का वितरण किया गया। झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच के संस्थापक मोहम्मद शकील अहमद ने फल का वितरण किया। साथ ही कहा गया कि आगे भी ये संस्थान हर तरह से गरीब लोगों की मदद करेगा। ये ईद मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाने वाला जश्न है। इस मौके पर अल्लाह के आखिरी पैगंबर को याद कर उनकी जीवन के बारे में लोगों को बताया गया है। झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आज हमारे पैगंबर साहब के जन्मदिन है और इसके शुभ अवसर पर हम लोगों ने जगह जगह पर फल वितरण का आयोजन किया और आगे इस तरह का कार्य होते रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।